बनी है, जब कमेटी बनी है, वक्फ बोर्ड में इतराज उबैदुल्लाह शरीफ का पावर है कि वो कमेटी को रोक सकता था। सही बात नहीं रोका, कमेटी बन गई। आप समझते हैं कि फलां शख्स ने बोला, फलां शख्स को बना दिया। शिवाजी नगर है ये, शिवाजी नगर के लोगों को पहचानिए। यहां जो है, यहां के लोगों को मालूम है, यहां का मिजाज अलग है। कब किसको ऊपर बिठाना और कब जरूरत पड़ी तो नीचे ढकल देना, वो भी मालूम है। आपकी ये कमेटी 11 महीने की कमेटी है, कोई परमानेंट कमेटी भी नहीं है, अडाप कमेटी है, केयरटेकर कमेटी है। इतना तो कानून में भी जानता हूं कि इस मस्जिद के लिए केयरटेकर कमेटी बन ही नहीं सकती। भाई ऑब्जेक्शन नहीं किया मैं, हालांकि उनकी उस बात के बाद मुझे बहुत गुस्सा भी आया, जिन्होंने उनको रेकमेंड करके किसके उससे वो फिरते हैं, उनको भी कहा कि अगर ज्यादती हुई तो मैं जो है अपना असली रंग दिखा सकता हूं। अगर ज्यादती हुई तो मैं जो है अपना असली रंग दिखा सकता हूं। इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ऐसे वक्त मुसलमानों को चाहिए कि हम इस्लाम की डोर मजबूत से पकड़ के रखें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। वाजिद ने कहा बेपारिया मस्जिद यकीनन बहुत पुराना इदारा है, जामा जुमा मस्जिद, बेपारिया मस्जिद, लाल मस्जिद, हमारे यहाँ लबाबिन मस्जिद, मस्जिद आजम, सब बहुत कदीम मसाजिद है, उनकी अपनी एक शनाख्त है। बेपारिया मस्जिद की शनाख्त लोगों में बहुत आम हुई मौलाना हनीफ अफसर अजीज। मैं हमारे सियासतदानों में देखा है कि सियासत क्या होती है। माफी चाहता हूं कि उल्मा की सियासत भी एक अजीब सियासत है। ये भी अजीब है बड़ा। मैं हजरत के मामले में, हमारे हनीफ अफसर साहब के मामले में इतना मुझे मालूम हुआ कि कौन किसके सामने क्या बोलता है, कौन किसके पीछे क्या बोलता है। हमारे शेख साहब जैसे, हमारा ये नहीं उल्मा, ऐसे उल्मा से भी हमको बच के रहना चाहिए, उनका यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो बोले मुंह पे, नहीं हनीफ साहब आप गलत हैं, नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है आप में। क्यों? कभी ना कभी हनीफ साहब ने आपकी मुश्किल में, आपके बुरे वक्त में साथ दिया है। मैं अपनी बात को कहीं और लेके गया, माफी चाहता हूं आपसे, आप तमाम से भी मैं माफी का तलबगार हूं, इसलिए कि मैं अपने जज्बात पे, मैं वो जब दोनों ट्रस्टियान थे तो उनके सामने अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता था। उनकी गैर मौजूदगी में कहना बेहतर नहीं है, लेकिन जो हजरात यहाँ हैं तो उन तक मेरी जज्बात या मेरा नाराजगी पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाइए। शुक्रिया, खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मौलाना मैं क्या कहूँ, मेरे लिए हम सबके अजीज हैं। हनीफ अफसर अजीज साहब हम सबके क्या, सारे कर्नाटक पे आप अजीज हैं। आपकी ज़बान की लाज रखें। इस इदारे के सदर आले विकार आली जनाब सैयद अशरफ साहब, इकबाल बेग साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, तमाम उलमा, तलबा, आज हमारे लिए ये एक एजाज़ है कि इस मुक़द्दस इजलास में शिरकत का मौका आपने दिया। मैं और अशरफ साहब थोड़ी देर से पहुंचे। हनीफ अफसर साहब अपनी तकरीर
फरमा रहे थे, आज मुफ्ती इफ्तिखार अहमद खासमी साहब, इकबाल बेग साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि मस्जिद क्या है। मस्जिद को हमारी एक सेंटर बनाना चाहिए। कई मसाजिद है, हर मसाजिद का एक दायरा होता है। उनके पास ये डाटा होना चाहिए कि हमारे इस मोहल्ले में कितने मुसलमान हैं, कितने उसमें उलमा है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, इसमें ड्रॉप आउट कितने हो रहे हैं। अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे। माशाल्लाह यहाँ जो कदीम मसाजिद हैं, इन मसाजिद के वसाइल भी हैं। सिर्फ मसाजिद की जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं हो जाती कि हम जो है कोई बीमार है उसको कुछ पैसे दे दें इलाज के लिए, किसी को स्कॉलरशिप दे दें, इतना काफी नहीं है। देखें कि इस मोहल्ले में कितने गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई और उनके उसके लिए क्या हम इंतजाम कर सकते हैं। इकबाल साहब ने कहा मस्जिद मामूर में जो काम हो रहा है यकीनन ये एक मिसाल है। बच्चों को दीन की तरफ भी ले जा रहे हैं, दुनियावी तालीम की तरफ भी ले जा रहे हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई यूपीएससी का एग्जाम लिखना चाहता है, उसके लिए जो वसाइल चाहिए वो भी वहां फराहम है। 70 लाख की स्कॉलरशिप देना कोई मामूली बात नहीं है। ये काम जो है हर मस्जिद में हो सकता है। आज मुल्क में ऐसा माहौल पैदा हो गया है, इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ऐसे वक्त मुसलमानों को चाहिए कि हम इस्लाम की डोर मजबूत से पकड़ के रखें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। हजरत हमारे इफ्तिखार अहमद खासमी साहब फरमा रहे थे कि हनीफ अफसर साहब, मौलाना हनीफ अफसर साहब, कई उलमा के साथ उन्होंने क्या क्या किस तरीके से मदद की है मैं भी जानता हूं, मुझे भी मालूम है कई चीजें। ये बात भी सही है कि कभी उन्होंने उसका इजहार नहीं कहा, एहसान नहीं जताया कि मैं फलां के ऊपर फलां वक्त की मदद की है और मेरे वक्त इन्होंने मदद नहीं की, ये शिकायत भी नहीं की। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसा कि मेरे छोटे भाई वाजिद ने कहा, बेपारिया मस्जिद यकीनन बहुत पुराना इदारा है। जामा जुमा मस्जिद, बेपारिया मस्जिद, लाल मस्जिद, हमारे यहाँ लबाबिन मस्जिद, मस्जिद आजम, सब बहुत कदीम मसाजिद है। उनकी अपनी एक शनाख्त है। बेपारिया मस्जिद की शनाख्त लोगों में बहुत आम हुई मौलाना हनीफ अफसर अजीज साहब। मुझे एक वक्त का वाकया याद है कि सीरत का जलसा था, शायद उस रोड पे ताजपुर के बाजू का जो रोड है, क्या रोड बोलते हैं? नहीं, इसे जो जाता है नहीं धर्मराज वहां एक इजलास हो रहा था सीरत का। हजरत मौजूद थे और भी उलमा थे। मुझे ये महसूस हुआ और आज भी मैं सोचता हूँ कि हमारी काबिलियत ये है कि उलमा के बीच हम उनके साथ बरोबरी से बैठे। मैं उस वक्त उनके नीचे बैठा। मैं याद करता हूँ अमीर शरीफ दुबल मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह,
मेरी नजर में वो इस वक्त के वली थे। सही बात, सही बात, सही बात। आपकी गुफ्तगू कोई भी हो वो मौजूद नहीं है, उसे उन्हें कैसा है नहीं बोलते तो वो कैसे है, वो साहब कैसे है। एक साहब हमेशा उनको आप बोले ना सलाम नहीं करते, मैं भी पक्का सुन्नी, कैसा सुन्नी मैं देखा, हमारे से बेहतरीन सुन्नी जो थे मुफ्ती अशरफ अली साहब। मैं हजरत मुझे जयपुर में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, तो हजरत बोले मैं भी जैसे जयपुर जा रहा हूँ, खान साहब भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आपकी मौजूदगी में मैं अजमेर शरीफ, तो मैं भी वहां गया। तो मैं खान साहब से बोला कि आप कल आ रहे थे, मैं आज ही चला जाता हूँ अजमेर मीटिंग के बाद, आप बराए करम जो है मुफ्ती साहब को लेकर अजमेर शरीफ तक आए। उस वक्त वो मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे रहमान खान। तो दूसरे दिन उनकी अहलिया भी थी, उन्होंने उनकी अहलिया को दूसरी कार में भेज के हजरत को जो है अपनी कार में लेकर अजमेर शरीफ आए दरबार। असर से कुछ वक्त पहले असर की नमाज में हजरत आए। मैं वहां पे जो देखा, हजरत के ऊपर चादर डाली गई, हजरत इनकार नहीं किया, चादर डाल ली, दुआ किया। कोई भी जो अपने आप को कट्टर से कट्टर सुन्नी कहता है, वो सब उन्होंने करते हुए मैंने देखा। बाहर निकले, असर की नमाज जमात कर रही थी वहां बड़ी मस्जिद में, आपने फरमाया शरीफ साहब जमात कर रही है, चलिए नमाज पढ़ जाएंगे। वहां के उस इमाम की पीछे इब्तिदा में जो है उन्होंने नमाज पढ़ी। मैं यहाँ के कई सुन्नियों को कहा कि आप मुफ्ती अशरफ अली साहब के नमाज पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि आप कट्टर सुन्नी हैं, कट्टर सुन्नी के पीछे वो नमाज पढ़ रहे, पूछे वो कितना कट्टर सुन्नी होगा, बल्कि वो कट्टर मुसलमान थे। हमेशा हजरत कहते थे कि मसलक को मसला मत बनाए। ये उनकी तारीफ थी, वो तारीफ हम क्या कर सकते हैं, वो एक बहुत अजीम शख्सियत है। मैं और अशरफ साहब जब भी उनसे मुलाकात करने जाते, जब भी हम वहाँ बैठे, कई मौके मिले। अब जो मौजूदा अमीर शरीयत है वो या रियाजुर रहमान साहब जब भी आते तो हजरत से बात करते, हम बिल्कुल सामने बैठे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सुनाया जाता था कि क्या बात करते हैं। ये तरबियत। जश्न ज़ररीन का मौका था वहां पे, एक दफ्तर में हम बैठे हुए थे, हजरत भी वहां पे थे। हजरत की जूतियां मैं खरीदता था, मुझे मालूम थे। उनके फर्जंद माज मौलाना, वो जाते वक्त में दूसरी जूतियां किसी की थी, उसको सीधा कर। मैं बोला मुफ्ती साहब के फर्जंद, वो भी उस्ताद है वहां के, अपने वालिद के जूते तो किसी ने सीधे करके रखी, ये किसके जूतियां सीधे कर रही है। काफी देर तक मैं बैठ के देख कर रहा, तो बाद में मुझे मालूम है तो गए तो वो साहब जो है मौजूदा अमीर शरीयत सगीर अहमद साहब की जूतियां। ये तरबियत है सभी लोग से, ये तरबियत है। आपसे गुजारिश है, आप भी वही के हैं, उसी जिससे आप सब निकले हुए हैं, ऐसी ही तरबियत कीजिए। कोई मदरसा चलाना कोई मामूली बात नहीं है। शहर में, मुल्क में, रियासत में बड़े बड़े इदारे हैं जिनकी लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, वहां 10 बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बना सकते। ये मेहमान रसूल को जो आप तरबियत देते हैं, बनाते हैं ना, आपके पास कोई बिल्डिंग है खास जिसका आपको किराया आ रहा है, यानी किसी भी मदरसे में ये गैब से चलते हैं।
सही बात है। इतनी बड़ी तादाद में उलमा यहाँ आज मदरसों से फारिग होके जा रहे हैं। पहले एक जमाना मैंने सोचता था कि इतने मदरसे क्या है, आलिमा बना को क्या करती है बोलते। दारुल उलूम सबील इरशाद में दस्तारबंदी का इजलास था। हाजी मुजाहिद इस्लाम साहब का बयान सुन के उस दिन से मेरी सोच बदल गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कितनी है, उसमें डॉक्टर्स कितने, इंजीनियर्स कितने होंगे। ये रूह के डॉक्टर, रूह के इलाज करने वाले ये इंजीनियर्स डॉक्टर्स जिन्हें हम उलमा कहते हैं, उनकी तादाद कितनी है। उन्होंने कहा कि ये तादाद अभी भी कम है। ये बहुत बड़ी बात है। हनीफ अख्तर साहब, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन कोई किसी की का इख्तिदार नहीं छीन सकता और किसी को कोई चीज कायम नहीं है, परमानेंट नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर मरते दम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, इख्तिदार में नहीं रहेगा। कोई एमपी ये सोचे कि मैं आज इख्तिदार में हूं, एमपी हूं, एमएलए हूं, मिनिस्टर हूं, ये मेरे लिए कायम है, कोई चीज कायम नहीं रहने वाली। हमारी जिंदगी में मैं सियासी एतबार से हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं देखा अपनी जिंदगी में, लेकिन मुसलमान सियासतदानों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी शख्स ने, एक मुसलमान ने इज्जत कमाई, रुतबा कमाया, अपना रोब दबदबा जमाया, तो उसी के जाफर शरीफ था। आखिर वक्त जाफर शरीफ साहब मिनिस्टर नहीं थे, एमपी नहीं थे। एक बार आखिर दिनों में मैं हमारे अशरफ साहब और मुबीन मुनव्वर साहब उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर गए, यहाँ कोर्स रोड में। उनको इतला दी तो वो घबरा गए, गए, क्योंकि हमारा उनका थोड़ा ये नहीं बनता था। उनके मुकाबला करने की हम मेरी कोई हैसियत ही नहीं। खैर गए तो हम वो मुझे और अशरफ साहब को देखे, बोले नहीं महज आपको देखने आया। कुछ देर बैठ के बात करने के बाद हम तीनों को लेकर वो एक कमरे में गए। इतना बड़ा आदमी, हिंदुस्तान का रेलवे मिनिस्टर होना, 5-6 बजट रेलवे के बजट देना कोई मामूली बात नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया। एक कमरा, बहुत बड़ा भी नहीं। उन्होंने कहा देखिए यहाँ बैठता हूँ, वहाँ नमाज पढ़ता हूँ, वहाँ तिलावत करता हूँ, यहाँ जो है आराम करता हूँ। हम तीनों देख के मिले, बात किए, आ गए। हम लोग बात किए कि ये जो है अब अपनी आखिरत की तैयारी करें। हम सब के लिए वो जब भी कुछ बयान देते तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हलते थे। इतना पावरफुल, इतना मजबूत इंसान हमारे लिए सबक है कि आखिर दिनों में जो है बगैर इख्तिदार के थे और उनको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला अपनी औलाद से। दूसरी शख्सियत सियासत में जो रौब दबदबा रोशन बेग का था, आज कहां है रोशन बेग? ये सब देखकर हमें सीखना चाहिए कि कोई चीज किसी के लिए परमानेंट नहीं है। रोशन बेग से मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक रोशन बेग बनाना भी 25-30 साल लगेगा। उनका अपना एक मकाम था। कोई ये सोच ले कि मैं फलां अंजुमन का सदर हूं, फलां सोसाइटी का सदर हूं, या फलां मस्जिद का मेंबर हूं, सेक्रेटरी हूं, किसी को कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ के 2 मेंबर हजरात थे,
चले गए, अगर वो मौजूद होते तो मैं उनसे कुछ कहना चाहता था। हजरत के मदरसे का जब मसला चल रहा था IMA में, आपको वाजिद ने जो कहा वो सही कहा। सियासी एतबार से कुछ लोगों को रोशन बेग से दुश्मनी थी। जब IMA का मसला आया, हजरत को उसमें मुलविस किया गया, तो रोशन बेग से जितनी दुश्मनी थी वो आपने निकाली गई, आपके साथ निकाली। और मैं अपने आप को मरते दम तक माफ नहीं कर सकता अपने आप को। मतलब शरीफ साहब कुछ चीजों में शरीफ साहब एक हद तक मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूं। नहीं आपका बड़पन है शरीफ साहब, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अफवाहों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आंखों देखा, अब किसी हजरत ने कहा कि व्हाट्सएप पे देखे कि एक लड़की जो है कोई बुरखा पहनी लड़की के ऊपर हाथ रख के चल रहा था। ये जरूरी नहीं है कि बुरखा पोश लड़की वो मुसलमान थी। मैजेस्टिक के अंदर आज भी आप देखिए, बुरखा पहन के जितने वहां औरतें घूमती हैं वो मुसलमान नहीं है। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए भी कई लोग बुरखा पहनते हैं। ये सब एक हमारे समाज में आई हुई कुछ बुराइयां भी, इसे हमें दूर करना चाहिए। मैं जब आपका मसला आया, मैं रहमान खान साहब के घर में मौजूद था, बैठा हुआ था। कुछ उल्मा हजरत वहां पे आए तो मैं निकल के बाहर आ गया कि कुछ बात कर रहे हैं तो बात करने की। तो 2-3 मिनट के बाद रहमान खान साहब ने कहा, तो आइए देखिए ये बेपरिया मस्जिद से आए, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो मदरसा चलता है, हम वहाँ के असातिज़ा है, हमारा मदरसा जो है बंद कर दिया गया है, उसे हम शुरू करना चाहते हैं इजाज़त लेकर कमेटी। फिर मैं काफ़ी देर में तो आप इनसे बात कीजिए मौलाना से, नहीं वो कई चीज़ें हुई। बात रहमान खान साहब ने एक बात कही कि देखिए मदरसा बंद नहीं होना चाहिए, वैद आप किसी तरह की कोशिश करो, उन लोगों से बात करो मदरसे में। तो उस वक्त अब जो कमेटी है उसमें ये ज्यादातर लोग ही थे। उस वक्त काफी बातचीत के बाद वो जो है उसे एक दरखास्त हजरत ने दी। वो दरखास्त लेकर जो है उन्होंने इमामत की इजाजत नहीं दी, मदरसे के लिए इजाजत दी। ये मैं हमारे सियासतदानों में देखा है कि सियासत क्या होती है। माफी चाहता हूं कि उल्मा की सियासत भी एक अजीब सियासत है। ये भी अच्छी है। छोड़ा मैं हजरत के मामले में, हमारे हनीफ अफसर साहब के मामले में इतना मुझे मालूम हुआ कि कौन किसके सामने क्या बोलता है, कौन किसके पीछे क्या बोलता है। हमारे शेख साहब जैसे हमारा ये नहीं उल्मा, ऐसे उल्मा से भी हमको बच के रहना चाहिए, उनका यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो बोले मुंह पे, नहीं हनीफ साहब आप गलत हैं, नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है आप में। क्यों? कभी ना कभी हनीफ साहब ने आपकी मुश्किल में, आपके बुरे वक्त में साथ दिया है। कहां का है इंसाफ? फिर वो कमेटी जो है आपको इजाजत दी, आप जो है मदरसा उस वक्त चला रहे हैं। अब जो मौजूदा कमेटी है वो बहुत मजबूत कमेटी है। बेंगलुरु के जो है बहुत मजबूत लोग हैं। उनकी सामने उबैदुल्लाह शरीफ की भी कोई हैसियत नहीं है। वो होते तो मैं बोलता आज, जबकि उनकी कमेटी को बना के देने वाला उबैदुल्लाह शरीफ था। कोई शक नहीं है।
वो पूरे मौजूद होने चाहिए। हाल में एक शख्स, एक टेनेंट उनके पास जाता है, वो बोलते क्या जी हुआ, जाओ जी उनके जुबेदुल्ला नहीं कर को देते। बोला मैं उनको कभी फोन नहीं करे, कभी ये नहीं बोला, अभी उनको अग्रीमेंट करा के दो। एक अरसे तक जो है एम.ए. खालिद साहब इसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे। मैं एम.ए. खालिद साहब को बोलता तो कुछ भी हो जाता। आखिर वक्त में बोला मैं उनको, वो हो नहीं सका, नहीं करना था। आपकी हिम्मत है तो आके उबैदुल्ला शरीफ को बोले कि आप गलत हैं, हमें कभी कुछ तकलीफ दी है, मैं मान लेता हूं। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं इंसान हूं। एक वक्त था क्या जी, खुदा बोला सब सुन लेना। भाई कब क्या बोला तुम ना सुनने के वास्ते? कमेटी बनी है, जब कमेटी बनी है वक्फ बोर्ड में इतराज हो उबैदुल्ला शरीफ का पावर है कि वो कमेटी को मैं रोक सकता था। सही बात नहीं रोका, कमेटी बन गई। आप समझते हैं कि फलां शख्स ने बोला, फलां शख्स को बना दिया। शिवाजी नगर है ये, शिवाजी नगर के लोगों को पहचानिए। यहां जो है, यहां के लोगों को मालूम है, यहां का मिजाज अलग है। कब किसको ऊपर बिठाना और कब जरा पड़ी को नीचे ढकल देना वो भी मालूम है। कभी कोई चीज आपकी ये कमेटी 11 महीने की कमेटी है, कोई परमानेंट कमेटी भी नहीं है, अडॉक कमेटी है, केयरटेकर कमेटी है। इतना तो कानून में भी जानता हूं कि इस मस्जिद के लिए केयरटेकर कमेटी बन ही नहीं सकती। भाई ऑब्जेक्शन नहीं किया मैं। हालांकि उनकी उस बात के बाद मुझे बहुत गुस्सा भी आया, जिन्होंने उनको रेकमेंड करके किसके उससे वो फिरते हैं, उनको भी कहा कि अगर ज्यादती हुई तो मैं जो है अपना असली रंग दिखा सकता हूं। क्योंकि मसाजिद में, मदारिस में काम करने के लिए अच्छे लोग नहीं आते। कई वक्त जो है हम ढूंढते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर, किसी मस्जिद के लिए एडमिनिस्ट्रेटर डालना है तो कुछ लोग नक्को साहब छोड़, दूसरा कहते बोलो साहब नहीं आना चाहते। कई हमारे शिवाजी नगर की कई इलाकों में कई अफसरों को, रिटायर्ड अफसरों को बोला, आदमी सलीम साहब बोलकर IAS रिटायर्ड मदरसे निस्वान के लिए एडमिनिस्ट्रेटर डाल है, जाको वापस आगे फिर बोले नहीं सलीम साहब मुझे नहीं होता। और एक साहब सब रिटायर्ड ऑफिसर्स, आपको साहब छोड़ को मस्जिद क्या छोड़ को दूसरा बोलो साहब। अब वहां जो है एम.ए. खालिद साहब एडमिनिस्ट्रेटर निस्वान, उनको इसलिए डालते हैं कि यहाँ जो है वो थोड़ा बैलेंस करके यहाँ के लोगों का मिजाज जानते हैं, उसे करते हैं। खैर मैं अपनी बात को कहीं और लेकर गया, माफी चाहता हूँ आपसे, आप तमाम से भी मैं माफी का तलबगार हूँ, इसलिए कि मैं अपने जज्बात पे, मैं वो जब दोनों ट्रस्टियान थे तो उनके सामने अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता था। उनकी गैर मौजूदगी में कहना बेहतर नहीं है, लेकिन जो हजरात यहाँ हैं तो उन तक मेरी जज्बात या मेरा नाराजगी पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाइए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।